नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के तेवर आज भी ढीले नहीं पड़े हैं। एक नए वीडियो से इस बात की पुष्टि हुई है। दरअसल मंगलवार को लखीमपुर कोर्ट में पेशी पर जाते हुए आरोपी फुल टशन में दिखाई दिया। वह पुलिस कस्टडी में भी मीडिया के कैमरों को देखते ही मूंछों पर ताव देता नजर आया। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर आज आरोप तय होने थे, लेकिन सुनवाई 24 मई तक के लिए टाल दी गई है। आशीष के वकील ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए दलील दी कि मंत्री पुत्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को रिसीव करने जा रहे थे। ये महज एक दुर्घटना थी, इसे सोची समझी साजिश करार नहीं दिया जा सकता। इस पर किसान पक्ष के वकील मोहम्मद अमान ने आपत्ति दाखिल की। इसके बाद कोर्ट ने अगली डेट 24 मई तय की है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी भाजपा से, नगेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से, रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हमने ये सुना था कि राजनीति एक ऐसा अभयारण्य है जहां मनुष्य तमाम दुष्प्रयोजनों और दुष्कर्मों के बाद स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। तो ये विचरण क्या उसी तरह का है या ये विचरण उससे भिन्न है? और क्या देश भर की जेलों में जो अपराधी हैं उनको एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है कि अपराध करते रहिए, मूंछों पर ताव देते रहिए और 40-40 पान जेल में खाते रहिए और कानून कुछ नहीं करेगा? ये किस तरह का संदेश है? और आपसे बड़े परिपक्व और प्रबुद्ध जवाब की मेरी आशा है और आप अंतर्मन से बोलेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता होने के साथ एक भारतीय नागरिक होने का भी दायित्व निभाएंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है आपसे। देखो त्रिशूल साहब, जो व्यक्ति जिस तरीके से मूंछों पे ताव दे रहा है और अभी भी वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये तय होना कोर्ट से बाकी है, बड़ा गलत है और मैसेज भी गलत जाता है। जैसा आपने बताया कि वो वीडियो में आया कि पत्रकारों के बीच में वो मूंछों के ऊपर ताव दे रहा था। जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसाइड करे, वो उसको फ्री भी कर दे, बेल भी दे दे, और आप अपराधी के रूप में हो और आप अपने को डिफेंस दे रहे हो, तो ये राज्य में आप नहीं। और अब बेटा से ये प्रश्न का जवाब है कि यदि उनका ये एटीट्यूड था तो गलत है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल, ये स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए। और मुझे यदा कदा आपके भीतर हमेशा देखने को मिलती है कि आप ईमानदारी पूरी रखते हैं जवाब देने में, और आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये तो आपके लिए गर्व की बात है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि आप भारतीय नागरिक होने का दायित्व भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। शुभेंदु जी, बहुत अच्छा लगता है। नगेंद्र सिंह जी, अपराधियों से तो आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है और अपराधियों के तमाम आरोप आपसे लगते रहे हैं और आप तो देखते रहे हैं घर के भीतर बाहर। कैसे लगा जब अजय मिश्रा ऐसे जा रहे थे, आशीष मिश्रा ऐसे जा रहे थे मूंछों पर ताव देते हुए? कानून के बारे में भी आपको ख्याल आया होगा और तमाम ख्याल आए होंगे उस समय, लेकिन फिर ये भी आया होगा कि हमारे समय में भी क्या क्या नहीं हुआ था। जिस मुद्दे पर हम गंभीर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैं भी पूरे खुले मन से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं शुभेंदु जी, इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने सच को स्वीकार किया। और इनके सच को तो रहने दीजिए, आप तो अपने सच को स्वीकार कीजिए। उन्होंने तो कर लिया अपना सच नगेंद्र जी, अब आप अपना सच स्वीकार कीजिए। देखिए, हमारी अपेक्षा आपसे भी है सच स्वीकार करने को लेकर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी जुर्म की घटना या अपराध कृत्य घटित होता है उस पर विधिक रूप से और संवैधानिक
व्यवस्था के तहत जो व्यवस्थाएं हैं वह निष्पक्षता से कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है और इस विचार के साथ जाती है। ठीक है। रजा जी रजा रिजवी जी जो देखिए नगेंद्र सिंह जी ने घुमा दी बात को, सच स्वीकार नहीं किया, लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी ने बड़ा सीना चौड़ा करके सच को स्वीकार किया और कहा, तो ये बहुत साफगोई से बोलने की ज़रूरत है इस समय कि एक राजनीतिक परिपक्वता ये नहीं है कि आप मूंछों पर ताव देते हुए जा रहे हैं और आप एक ऐसे मामले में दोषी हैं जहां पर खुद 2 भाजपा कार्यकर्ता शायद उसमें उनकी निधन हो गया। शुभेंदु जी, शायद 2 भाजपा कार्यकर्ताओं का भी उसमें निधन हो गया उस दुर्घटना में। 4 लोग थे, इसमें पत्रकार आए, हाँ। कार्यकर्ता थे, तो ये घटना बड़ी अपूर्वी थी। चाहे कोई भी हो, जिस कोर्ट में बैठा हुआ प्रोटोकॉल है और उसको भी यदि हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम फिर अपने संविधान की क्या रक्षा करेंगे, हम अपने कानून की क्या रक्षा करेंगे। और ये सबसे अपेक्षा है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है, कांग्रेस की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है, आपसे और हमसे भी है। तो बड़ी सजगता से मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके का एक्टिविटी यदि था तो गलत था। अब बाद में चाहे वो जीत जाए या कोर्ट उनको दोषी ना मानने, वो तो अलग विषय है। तो जब कोर्ट बुलाता है तो बड़े से बड़ा अधिकारी हो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, तो कोर्ट के सामने एक व्यक्ति, समान व्यक्ति की मिनिमम प्रोटोकॉल को अपनाना चाहिए। वो उसने नहीं अपनाया तो गलत बात। रजा रिजवी जी कैसे देखते हैं ये जो राजनीति में नई पौध आ रही है, ये बड़े बड़ों की सफेदी खराब कर रही है और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को समझना पड़ा ये बात कि वाकई में इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। आप जब कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो गंभीरता एक होनी चाहिए और आपके अंदर ये दिखना चाहिए कि आप जेल में परेशान हैं, लेकिन लग नहीं रहा कहीं से परेशान है, लग रहा है कि कोई कानून है नहीं कुछ। देखिए ऐसा है चंद्रशेखर जी, इसको बहुत ऐसे तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। अगर ओपन कोर्ट है जिसमें जज साहब अपने डायस पर बैठे हुए हैं और अगर वो विचाराधीन जो है अभियुक्त जो है वो अगर मूंछों पर ताव दे रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओपन कोर्ट है, जज साहब डायस पे हैं, इसके मतलब अदालत खुली हुई है, तो उसमें सीधे सीधे अदालत की अवमानना होती है कि आप उस पर। अच्छा, सड़क पे उसको कोई वो नहीं मानते, बुरा नहीं है, सड़क पे चाहे वो कुछ भी करे। सड़क पे अगर मोड़ के ताव दे रहा है तो देखिए ऐसा है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, एक होता है मुलजिम और एक होता है मुजरिम। मुलजिम जो होता है वो ट्रायल देश का जो है कथित अभियुक्त होता है, अभियुक्त नहीं होता। और मुजरिम जो होता है वो अभियुक्त होता है और सजा याफ्ता अभियुक्त होता है। तो ये तरह से हम लोगों के दिमाग में मस्तिष्क में बैठने की जरूरत है कौन मुलजिम है कौन मुजरिम है। नहीं, देखिए बात ये मुलजिम होने ना होने की नहीं चल रही है। रजा रिजवी जी, आप बड़े प्रबुद्ध और बड़े मुकम्मल आपने सब आपको नॉलेज है। ये दरअसल बात इस बात की है कि राजनीतिक गंभीरता उन लोगों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो राजनीतिक कहीं किसी ताल्लुक रखते हैं राजनीति से और कहीं जुड़े हुए हैं किसी पार्टी से। बात इस बात की है। राजनीतिक गंभीरता क्या जरूरत है? एक तो वो कस्टडी में है, जेल में है, जाहिर सी बात है आदमी जब जेल में होता है तो कहीं ना कहीं उसको परेशानी होती ही है और उसको मानसिक जो है बेइज्जती महसूस होती है, दिमागी बेइज्जती महसूस होती है, पारिवारिक तरफ से समाज की तरफ से उसको बेइज्जती महसूस होती है। अरे तो भाई इतना तो जीने का हक है कि हर तरफ से बेइज्जती है तो बताओ करके। रजा रिजवी जी, आपको रोकना चाहता हूँ, अभी आपको सुनवा रहे हैं आखिर योगी आदित्यनाथ से ऊपर उठ करके भारत की स्वाधीनता के लिए एकजुट होकर के तो एक रोटी और कमल को चिन्ह मान करके आदर्श मान करके इस लड़ाई को लड़ रहा था। और इसीलिए वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्र समर कहा था, जिसे अंग्रेज एक सामान्य विद्रोह मानते थे। वह सामान्य विद्रोह नहीं था, वह भारत की आजादी का सामूहिक रूप से
भारत की जनता का, भारत के किसानों का, भारत के मजदूरों का, भारत के युवाओं का, भारत के बुजुर्गों का, भारत की माताओं और बहनों का सामूहिक प्रयास प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में हम सबके सामने था। और इसलिए 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर में जो क्रांति की लो फूटी थी, वह गांव गांव में जाकर के एक एक नागरिक के मन में देश की स्वाधीनता के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रकाशित करते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर की थी। और देखते ही देखते सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता हुआ भारत मात्र 90 वर्ष के अंदर अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, आज हम लोग जब क्रांति दिवस के इस अवसर पर देश के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है। मैं बैठा हुआ था अभी बाहर, और जब मैं बाहर आपके साथ आंगन में था, इस फील्ड में था, तब मैं वहां पर अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल रहा था और श्री संजीव बालियान जी से भी कह रहा था कि देखिए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है कि इस सुहावने मौसम में हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों, जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का ये उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, का अपना महत्व है। बाबा होगा सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मेरा सवाल आपसे था रजा रिजवी जी, देखिए राजनीतिक गंभीरता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए गंभीरता की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए और देखिए बीजेपी का बचाव बीजेपी कर लेगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी बैठे हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल कई मायनों में आपसे है कि राजनीतिक गंभीरता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए चंद्रशेखर जी हमसे पूछ रहे हैं। आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, तो चंद्रशेखर जी ऐसा है, देखिए आशीष और मोनू दोनों अदालत में आए हैं। अब अदालत में आने के बाद जो प्रॉपर एविडेंस गुजरेगा पूरे देश के आधार पर या तो वो छूटेंगे या उनको सजा होगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में वो हैं, और जुडिशियल कस्टडी में होने के नाते आदमी ये समझता है कि भाई हम जुडिशियल कस्टडी में, अब पता नहीं कौन सा क्या एविडेंस आए, हो सकता है कि हमें सजा हो जाए और हो सकता है कि ऐसा एविडेंस आवे कि हम जो है बाइज्जत बरी हो जाए। तो आदमी कहीं न कहीं, क्योंकि आदमी है इसलिए उसमें घबराहट कहीं न कहीं रहती है। और घबराहट इसलिए भी है कि हाई कोर्ट से बेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेल रिजेक्ट की एक तरीके से, फिर जो है उनको सरेंडर करना पड़ा 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, और फिर वो अरेस्ट हुए। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक दहशत है, एक डर होगा उनके मन में, क्या उन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मैं 24 तारीख को दोबारा फिर जो है जुडिशियल कस्टडी में जा रहा हूँ। तो आदमी ठीक है, मन को करने के लिए अगर बाहर मौज मियाज ले रहा है तो मैं इसको बहुत बुरा नहीं मानता। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए कई बार तो आपको बचाव करना ही नहीं पड़ता, आपका बचाव के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दरअसल ये राजनीतिक गंभीरता है या नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जैसा कि आपने पहले भी अपना वक्तव्य दिया और मैं फिर आपसे यही पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में अगर आप एक ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो सत्ता में पूरे तेवर के साथ है और पूरे देश में जिसका एक अच्छा संदेश जा रहा है,
तो क्या उस संदेश में आप उस सहभागिता में साथ देंगे या एक अलग हटके कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे कहीं देश की भ्रष्टियाँ टेढ़ी हो जाएं, नागरिकों की भ्रष्टियाँ टेढ़ी हो जाएं कि निर्दोष जेलों में सज़ा काट रहे हैं और जो इस तरह वर्चस्व वाले अपराधी हैं वो इस तरह मूछें उमेटते हुए आ रहे हैं और कईयों की राजनीतिक सफ़ेदी खराब कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपको कि ये सब जायज़ हो रहा है? देखिए, इसको भारतीय जनता पार्टी के से मत जोड़िए। बिल्कुल नहीं जोड़ रहा मैं। एक आशीष जी हैं जो भी हैं, क्योंकि अजय जी के बेटे हैं इसलिए ज्यादा मैटर हाई प्रोफाइल बना हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये गलती उस व्यक्ति की है, उस बालक की है या जो बच्चे की है, उस लड़के की है जिसने इस तरीके का व्यवहार किया। मैं आपके माध्यम से, किसी कोई चैनल के माध्यम से हो, मैं इन सब चीजों को बर्तना करता हूँ कि आप आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब जहांगीरपुरी वाला केस हुआ और जब अंसार को पकड़ा गया तो क्योंकि उसके पास बड़ा वर्चस्व था आम आदमी पार्टी का और उसका, तो उसमें जब वो पुलिस ले जा रही थी तो वो अपने बार बार वो कुत्ता वाला स्टाइल गर्दन के नीचे हाथ निकालने का कर रहा। इसे क्या शो करेगा? इससे ये समझ में आता है कि आप पक्के बदमाश हो और किसी कानून को मानते नहीं हो। और हाईकोर्ट की जब वो बेल रिजेक्ट हो गई थी आशीष जी को कहता आशीष की, तो जो कानून के हिसाब से स्थिति चल रही है, कल सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि वो 24 तारीख को उनको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। कल को यदि कानून उनको दोषी पाता है इस हत्या के लिए तो उनको तो हिसाब से जेल होनी चाहिए, और नहीं पाता है तो उनको बड़ी अच्छे तरीके से बोल के उनका सम्मान भी होना चाहिए। और इन सब बीचों बीच में यदि आदमी का व्यवहार इस तरीके का हो कि उनके पिताजी ये है, उनके पिताजी वो है, उनका ये रसूख है, वो हमको भी आपको जवाब देना पड़ रहा है, चैनलों में बोलना पड़ रहा है, और भी बाकी प्रवक्ता होंगे उनको भी जवाब देना पड़ रहा होगा इस तरीके की व्यवहार के कारण, जिनका उनको कुछ लेना देना नहीं है। बाकी तो कोर्ट तय करेगा। और मेरे को लगता है कि एक कोर्ट के सामने बड़े बड़े जब लोग राजनेता तक जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाते हैं तो उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मैच्योर होता है। ये भी एक मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए कि पार्टी की सरकार है वो इतनी स्वच्छता और राजनीतिक स्वच्छता की बात करता है, तो इस तरीके से जो वातावरण से, इस तरीके के एक्शन से जो वातावरण खराब होता है, ये आप तक कोई न कोई टीचर उछालते हुए जो लोग हैं, जवाब तो मेरे को ही देना पड़ेगा, हमारे वक्ताओं को देना पड़ेगा। तो गलत है, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ, फिर से भर्त्सना करता हूँ। और आज मैं कह दूँ नहीं बहुत ठीक है, बहुत अच्छा किया उन्होंने और ये बात नहीं कहा वो नहीं है, पर हमारे और आपकी जो लड़ी की बातें हैं यही रहती हैं और आगे आने वाले समय पर आपकी और हमारी कही हुई बातें तेज होती हैं और हमको ही सुनाई देती है कि उन फैसले में तो आपने यही कहा था। इसलिए हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत परिष्करण करने की जरूरत है और जो अच्छा से अच्छा परिष्करण कर सकता है, व्यवहार कर सकता है, वही आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है नागेंद्र सिंह जी, देखिए ये कहा जाता है कि योगी सरकार में अपराधी डरते हैं लेकिन अपराधी तो मुँह छुमैटते हैं, और ये इस क्रम को आज भले ही एक तस्वीर नज़र आई हो लेकिन आपने इसको बदस्तूर जारी रखा, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अपराधीकरण को राजनीति से समाप्त होना चाहिए? बिल्कुल, राजनीति का अपराधीकरण कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस संबंध में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कथनी और पत्नी का स्पष्ट रूप से ये उदाहरण देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये भी साथ इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि कानून को काम करने नहीं दिया जा रहा है। खासतौर से जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, अगर इस केस के कुछ अतीत के पन्ने पीछे जाया जाए तो ये देखा जाता है कि जब नामजदगी जो शख्स पुलिस अभिरक्षा में जिस तरह का एक एटीट्यूड शो कर रहा है, उस शख्स को किन परिस्थितियों में अभियुक्त बनाया गया था। पहले तो उसको अभियुक्त माना ही नहीं जा रहा था, लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लखीमपुर
खीरी कांड का संज्ञान लिया और सरकार को दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद को अभियुक्त बनाया गया। साथ ही साथ फिर किस तरह से मैं समझता हूँ हीलो हवाली रही होगी अभियोजन पक्ष की जमानत दिलाई गई, और जब किसान पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उस जमानत को रद्द किया गया और पुणे जेल में आशीष मिश्रा पहुंचे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण पूरी तरह से जेल में मंत्री के पुत्र को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया हुआ है और उनके लिए जेल घर ही बना हुआ है। घर जैसी संभवतः सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, इसीलिए उनका जो फिजिक्स है, उनका जो मनोविज्ञान है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बहुत मुझे तो कानून की कम जानकारी है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं और कानून के विधि वेत्ता हैं, ज्ञाता हैं, वो इस बात को सहजता से समझते होंगे कि किसी भी अभियुक्त का मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना, इस बात के लिए भी व्यवस्था की गई है कि आपकी सरकार में तो जेलों में दरबार लगते थे नगेंद्र जी। जज साहब वो ये देखें कि जो अपराध घटित हुआ है, जो अभियुक्त है, उसकी मनोदशा या व्यवहार बदला या नहीं बदला है। तो इस केस में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को या कानून को या ये कहा जाए पक्ष को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्हीं को नहीं अनेकों अनेक अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। और आपकी समय में, आपकी सरकार में तो जेलों में दरबार लगते थे, उसको कैसे देखेंगे? हम ये कह रहे हैं आपको कि हम पूरी तरह से राजनीति के अपराधीकरण की निंदा करते हैं, उससे असहमति जताते हैं। लेकिन आप सरकार में नहीं है इसलिए जता रहे हैं असहमति। अगर सरकार में होते तो नहीं, बिल्कुल जताएंगे असहमति। अगर कानून अपना काम करेगा तो पूरी तरह से कानून को काम करने नहीं दिया जा रहा है और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं अपराधियों को, अभियुक्तों को। ठीक है, ये विपक्षी दल होने के नाते आरोप नहीं है, ये जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न हम खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी जानना होगा और हम लोगों को भी जानना होगा, ये मेरा कथन नहीं है, मेरी पार्टी का कथन नहीं है कि सरकार अतीत में पिछले 4-5 सालों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियां सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर किस प्रकार से आई है, ये बात भी आम जनमानस को समझनी होगी। रजा रिजवी जी, देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये सब गलत हो रहा है, कई बार ऐसी टिप्पणियां आती हैं कठोर। आप तो हालांकि समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं कि आप उसको गलत नहीं मान रहे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक जो कहीं बड़े प्रबुद्ध लोग हैं या राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं और कहीं उन पर अपराध में कहीं वो लिप्त हो गए हैं, तो क्या उनको एक समय तक गंभीरता नहीं बनाए रखनी चाहिए सामाजिक रूप से? देखिए, ये बहुत ही जो प्रश्न है, ये बहुत भारी प्रश्न नहीं है जो आप गंभीरता की बात कर रहे हैं, और ये मोछों के ताव की बात को जरा आपको समझना पड़ेगा। मोछों के ताव का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट की इनकी जमानत रिजेक्ट हुई, सिलेंडर हुए 24 तारीख को और इनकी जमानत हो जाती, तब उसके बाद मोछ पर ताव देते किसानों तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, देखो मैं हाई कोर्ट में आया, मेरी तुरंत जमानत हो गई। तब वो मोछों की ताव को समझ में आता, जो मखौल उड़ा रहा है वो कथित अभियुक्त जो है अदालत का मखौल उड़ा रहा है, आदेश का जो है तरीके से परिपालन नहीं कर रहा है। ऐसे बाहर मोछों पर ताव देना तो बहुत मानेंगे, मोछ पर ताव तब देता जब कोई उसको विजयश्री मिल जाए। लेकिन राजनीतिक गंभीरता होनी चाहिए सामाजिक रूप से। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रजा रिजवी जी, जब सरकार ये संदेश दे रही हो कि अपराधी
सुरक्षित नहीं है, तब वहाँ अगर पार्टी का भी कोई व्यक्ति है या सरकार से जुड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको भी ये संदेश देना चाहिए कि सरकार सबके लिए एक जैसी है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी और सजा मिलना भी चाहिए। अगर उसने किया है जरूर सजा मिलनी चाहिए। अदालत सजा देगी, अदालत संज्ञान लेगी और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें नहीं पूछी गई, अनदेखा किया गया और जेल भेज दिया गया। साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर सी बात है कोर्ट रोज के आधार पर उसको देखेगी और देखने के बाद अगर प्रॉपर एविडेंस आता है पेपर के ऊपर तो सजा मिलेगी उसको, ऐसा नहीं है। और अगर एविडेंस नहीं आता है तो फिर कोर्ट सजा नहीं देती। कहा जाता है जिसका सांस सामने भी देखा अगर मर्डर होते हुए और अगर एविडेंस नहीं मिलता है कि मर्डर होने का तो मुलजिम छूट जाता है। तो प्रॉपर एविडेंस मजबूत होने चाहिए। जो सच्चाई है, जो वाकया हुआ है, उस वाकये को तरीके से रखना चाहिए अदालत के सामने, जिससे अदालत उस पर अच्छे तरीके से फैसला कर सके। ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी में ऐसे मामले कमोबेश देखे गए। राजस्थान में रोहित जोशी जो कि महेश जोशी के पुत्र हैं, अशोक गहलोत के खास हैं, उनके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। तो ऐसे में जब एक राजनीतिक जुड़ाव हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकलकर सामने आनी चाहिए और शायद एक पार्टी में भी एक अंतर्विरोध खड़ा हुआ होगा कि ये जो उनका एक बिहेवियर था, ये जो आचरण था, ये ठीक नहीं था और शायद ये मैसेज पूरे देश में सर्कुलेट हुआ है इस तरह से आज। बड़ी सभ्यता के साथ जा रहा है और नवीन जी तो हमारे साथ कई बार डिबेट में जब चुनाव चल रहे थे और किसान आंदोलन के विषय पे कई बार अपने अपने विषय रखते रहे और उस समय भी हमने एक ही बात कही थी कि जो सही होगा वही होना चाहिए। और आज भी हम अपने आचरण में हमारे बच्चे यदि कभी कहीं गाड़ी चला रहे होते हैं तब उनको बोलते हैं कि बाकी लोगों की कंपेरिजन में इससे ज्यादा अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि कल को कोई क्या सकता है कि ये गाड़ी आपकी गाड़ी से टकरा गई, आप उनकी बेटी हो या उनके बेटे हो। जब बच्चों को इस तरीके से आप बताओगे तो वो चीजों को ध्यान में रहेगा। परंतु मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने मुझसे प्रस्ताव दी या क्या करना चाहते थे ये विषय बात का है। पर मैं इस पूरे मैटर के ऊपर एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे किसी पार्टी का वो जुल्म हो, जुल्म किया है या उसको साबित होना है या वो सच्चा है कि गलती नहीं है उसकी, ये सब तो कोर्ट में बाद में तय हो जाता है। पर जब हम किसी सीनियर से मिलने जाते हैं, हम किसी गवर्नर से मिलने जाते हैं, हम किसी अदालत में जाते हैं, चाहे छोटी अदालत हो बड़ी अदालत हो, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसमें हमको रहना चाहिए। मैं अपने दिन के लिए मैं बहुत उल्टा भी बोलता हूँ और उनकी सरकार में जैसे केजरीवाल जी से मिलने जाता हूँ तो मैं उनको उस तरह के पूरे प्रोटोकॉल को अपनाता हूँ। और यह एक हर सभ्य व्यक्ति के, हर समाज के, हर व्यक्ति के और खासकर जो राजनीतिक जीवन में जो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं उनको एक आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि जनता के बाद में ये मैसेज चला गया कि भैया हम तो मायावती को भी मारने की कोशिश करेंगे और यदि ब्रह्मदत्त त्रिवेदी नहीं होते तो वो मार दी जाती है, उसके बाद भी लोग बच के निकल जाएंगे। नवीन जी ने कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने दादा पूछा घूम घूम के कि अदालत भी लगती रही और क्या रहा, खाली बातें करवाते खाली 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन बोल देते हैं। तो कितना बड़ा लोगों का जल था जिसको लेके वो पूरे अपराधियों के साथ चलते थे और उस छवि को वो आज तक नहीं मिटा पाए। और फिर चुनाव में भी आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र यादव जी काफी चुनाव में बड़े जोर शोर से लगे थे और बड़ा डिबेट कर रहे थे और वहां पे जब भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव में लड़ने वाला व्यक्ति जाता था तो 50-60 गुंडे इसके दौड़ाते थे, उसको भी बड़े खुश होकर बता रहे थे। जनता ने यही देखा ना कि जीतने से पहले किस तरीके का आपका व्यवहार है और चुनाव के पहले रिजल्ट आने से पहले उन्होंने कहना चालू कर दिया जो अफसर जहाँ है वही रुका रहे, हमारी सरकार बनने के बाद हम उनको देख लेंगे। जनता सब समझती है, आप और आपसे तो ज्यादा 10 गुना दिमाग रखती है। तो ये जब चीजें अब वहाँ पे बहराइच का केस बता रहे हैं जब उनका हवाई जहाज उतरने वाला था, हेलीकॉप्टर योगी जी का, तो गायों को भेज दिया था, शायद उससे भी हमारे 2% वोट बढ़ गए होंगे। गाँव में जो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव में 40-50 लोगों के गुंडों का सिस्टम बनाया था, शायद उनके परिवार वालों ने भी हमको बोल दिया होगा, इसलिए कि गुंडई नहीं को देखना चाहता। आज भारत के सभ्य समाज है, 21वीं शताब्दी में बढ़ रहे हैं। विदेशों में आज भारत की पूछ हो रही है। हमारा निर्यात कम हो गया है, हमारा निर्यात बढ़ गया है, आयात कम हो गया है। और डेनमार्क में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो 8 देशों के जो प्रधानमंत्री है उनसे मिलने आते हैं। जब इस तरीके के हम पूरे विश्व में एक बड़ा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत का, वहाँ पर यदि किसी एक नेता का बच्चा इस तरीके से व्यवहार करता है वो निंदनीय ही है। ये जो राजनीतिक वंशवाद है, राजनीतिक जो वंशवाद है वो दल को, समाज को और राजनीति को, तीनों को कहीं ना कहीं अगर विकृत कर रहा है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है देश के लिए। बहुत अच्छे परिवारों को देखा हूँ मैंने कि उनके जो बच्चे आए वो और अच्छे आए, राजनीतिक बच्चे और सभ्यता से आए और बहुत समझदारी से बात करते हैं। और बहुत जगह तो मेरे को आशीष मिश्रा के ऊपर मालूम नहीं है कि कैसी वो है, परंतु ये भी जैसा आपने कहा है कि कोर्ट के अंदर बैठ के और उसमें उन्होंने मुद्दों से दाव दे रहे थे और पब्लिकली समझा रहे थे, वो भी अशोभनीय है। और ऐसी सब चीजों को उनको समझाना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटी दोबारा ना हो। ठीक है नगेंद्र सिंह जी, राजनीतिक वंशवाद में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं अक्सर कि पिता मेहनत करते रहे, परिवार मेहनत करता रहा, लेकिन बच्चे उस पूरे जो मेहनत है और पूरी जो प्रतिष्ठा है उसको डुबोए दे रहे हैं और पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाती है, बड़ा एक वर्ग कटघरे में खड़ा हो जाता है इसको लेकर। ये प्रश्न बड़ा वाजिब आपने उठाया है और इसका जवाब जो वर्तमान की जो चर्चा हम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे पूरी तरह से सटीक बैठता है। जहाँ तक हमारे वरिष्ठ साथी अवस्थी जी जिक्र कर रहे थे चुनाव का और दूसरी घटनाओं का, मैं समझता हूँ डिबेट को डिरेल ना करें। खास तौर से ये समझना चाहिए मुल्क में जब चुनाव होते हैं तो एक दल की या कुछ दलों की मिलकर सरकार बनती है और साथ ही साथ जो रेस्ट ऑफ पर्सन्स होते हैं या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं वो विपक्ष का दायित्व निभाते हैं। ये नहीं हो जाता अगर किसी दल के या किसी दल को सरकार बनाने का अवसर जनता दे देती है तो उससे जुड़े लोगों को कानून में हाथ लेने का अधिकार भी दे देती है। तो पहले तो ये बात समझनी चाहिए। दूसरा, जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं मैं फिर दोबारा पुनः बता रहा हूँ कि सरकार दोबारा सरकार बनने के बाद जो इस केस में किसान पक्ष की ओर से गवाह थे उनको किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया और उन पर हमले हुए हैं, ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। जहां ये प्रश्न कर रहे थे तो इनको ये भी विचार करना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में जो वर्तमान में और पिछली कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने किन धाराओं के मुकदमे सौंपे से वापस लिए थे, ये भी एक राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। जनमत या बहुमत के आधार पर लोकतंत्र को पीछे नहीं धकेला जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भी समझना चाहिए और पूरी निष्पक्षता के साथ जो किसानों की हत्या हुई है या जो भी उस घटना में लोग गए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चार्जशीट होनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोजन जो है, जो सरकार के अंडर में है, उसको निष्पक्षता से अभियुक्तों के विरुद्ध जो है पक्ष रखना चाहिए और लीपापोती करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। रजा रिजवी जी, राजनीतिक वंशवाद में जो परिवार ने किया है उसको पुत्र कहीं तो ऊपर ले जा रहे हैं लेकिन कहीं इस तरह सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो नए जो युवा पीढ़ी आ रही है राजनीति में उसको और सीखने की आवश्यकता है? देखिए, ये सही है कि जो राजनीतिक विरासत जो लोग पा रहे हैं उनको वो चाहिए कि उनको बहुत नर्म स्वभाव रखना चाहिए और लोगों से बहुत ठहर के मिलना चाहिए और अपना किरदार अच्छा रखना चाहिए। कोशिश नहीं करना चाहिए कि जो बाप की विरासत है, जिसने बड़ी मेहनत से अपने को राजनीति में यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, उस
उसकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उसकी विरासत को कुएं में ढकेल देना चाहिए, गड्ढे में ढकेल देना चाहिए। बात जो इस मुकदमे की भी है, आप समझिए, हम लोग दूर से बैठ के जो देखते हैं चंद्रशेखर जी, वो प्राइमा फेसी जब देखे तो ये लगता है, अब वो ठीक है विवेचक ने विवेचना की और इस बात से देखा, उसके तरीके से निर्धारण किया, लेकिन अगर प्राइमा फेसी देखिए तो ये लगता है कि जैसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेने जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी चलाने के बाद जो है उससे कुछ मरे, कुछ रौंदे, कुछ ये हुए। तो अगर ये देखा जाए तो ये टोटली जो है वो 304A का मुकदमा बनता था अगर बाहर से उसको देखा जाए तो। और 304A में ये है कि काजिंग डेथ बाई रैश आज नेग्लिजेंस, और इसमें इम्प्रिजमेंट जो है वो 2 ईयर्स है, और फाइन है, और बोथ है, दोनों है। और ये कागजिपुल रिपोर्ट है, यानी पुलिस इसमें कागज ले सकती है, लेकिन इम्प्रिजमेंट 2 ईयर का है, और ये बेलेबल ऑफेंस है, और ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि किसी भी मुकदमे में अगर 7 साल की अंदर 7 ईयर इम्प्रिजमेंट है तो FIR तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन जिसके विरुद्ध FIR दर्ज होगी उसको तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसकी विवेचना की जाएगी, उसका प्रॉपर एविडेंस लिया जाएगा, और एविडेंस के आधार पे अगर ये लगता है कि इसने कृत्य किया तब उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो अगर 304A होता तो इसमें 2 साल का इम्प्रिजमेंट था, और ये बेलेबल ऑफेंस था, ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था, दूर से देखने में ही लगता है। लेकिन जिसने विवेचना की, जो इसका आईओ बना, उसने आईओ ने इसको 302 में तरमीम कर दिया। तो 302 में जाहिर सी बात है कि 302 में जो है वो मर्डर है, 6 साल इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, फाइन है, वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, और सेशन कोर्ट से ट्रायल है उसका। फर्स्ट साल में लोअर कोर्ट में ट्रायल नहीं है इसका, सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। तो अब इसलिए ये 302 का मसला बन गया है, इसलिए उसमें अरेस्टिंग जरूरी थी, जब इनको अरेस्ट किया जाए इसलिए अरेस्ट हुए हैं। और जहाँ तक आपने राजनीतिक विरासत की बात की, जो उनके लड़के हैं, जाहिर सी बात है कि ये एक संदेश चला जाना चाहिए आपके चैनल से कि जो बाप बड़ी मेहनत करके अपने को राजनीति में खड़ा करता है, जहाँ तक आता है MLA होता है, MP बनता है, मिनिस्टर बनता है, कितने बैरियर क्रॉस करके एक आदमी राजनीति में पहुँचता है, तो उनके जो पीढ़ियाँ हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको मनोबल अपना बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहिए कि नहीं मेरे पिताजी मंत्री हैं, सब हमारा ही है, कोई बात नहीं है। तो ये उनको अपना किरदार अच्छा पेश करना चाहिए, अपना कैरेक्टर अच्छा पेश करना चाहिए, और समाज में उनको शांत तरीके से रहना चाहिए, और झुकाव के साथ, सर झुका के बिल्कुल अदब के साथ रहना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। और यही होता है जिसको घमंड आ जाता है, ये फिर बर्बादी के कगार पर शुरू हो जाता है। मैं रजा रिजवी जी आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, तमाम राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी अपने आप को हमेशा बेदाग साबित करती रही है, तो ऐसे में कई लोगों की अपेक्षा इस मामले पर भी होगी कि अगर इस तरह का वाकया लगातार देखने में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई एक्शन होना चाहिए। हम लोग बड़ी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं और अपने सामाजिक और अपने व्यक्तिगत जीवन में हमने बड़ी चिंता के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसी घटनाएं भी होती है ना। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के यहाँ कोई कभी कोई घटनाएं नहीं हुई, पर उसको हम लोग बुरा मानते हैं। वहीं पर दूसरी पार्टियों में जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसको बड़ा सही और बड़े बोले तरीके से लेते हैं कि देखो उनका बड़ा कर इतने लोगों को ऐसा ऐसा कर दिया, और उसके एग्जाम्पल्स आपने पीछे देखे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो। मैं फिर कहना चाहता हूँ यही जो हम आज कर रहे हैं या हमारे आज के वक्तव्य हैं, ये और किसके हमारे सामने फिर आते हैं कहीं ना कहीं, लोग कैसे बताते हैं। जैसे केजरीवाल जी के सेंटेंसेस आप सुने होंगे, बाद में लोग आप क्या कहते हैं, पहले क्या कहा, तो वो चीजें कुछ भी जाती नहीं, उसी ब्रह्मांड में रहती है। इसलिए मैं बार बार और सभी प्रवक्ताओं से उनसे कहता हूँ कि हमको अपने राजनीतिक जीवन को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा से कराना चाहिए, और हमारे ही नहीं, हमारे से जुड़े हुए हमारे
रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता भी। नहीं शुभेंदु जी, माता पिता देखिए, पिता पत्रकार को थप्पड़ मार देते हैं, गरेबान पकड़ते हैं, बेटा मूंछें उमेटता है, तो ऐसी बीजेपी की दरअसल मजबूरी क्या है कि पूरी सब जगह किरकिरी हो रही है। सरकार भी अब तो आ गई है उत्तर प्रदेश में, और ये ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, ये भी चक्कर नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर लगातार पार्टी से ऊपर से भी निर्देश मिल रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना आए उनके द्वारा, उनके पिता को भी कहा गया जब उन्होंने पत्रकार को वहाँ पर धक्का दिया या उससे कुछ बोले अपशब्द, तो अब बेटा मूंछों मेट रहा है। तो अगर परिवार हठधर्मिता कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पावर सेंटर है उनके पास। हालांकि किसी बच्चे की गलती के कारण उनके पिता को मुक्ति नहीं कराया जा सकता, तो वो यदि उसके बेटे ने जो गलती करी है तो वो अपना आप कानून कैसे करता। दूसरी चीज, उस समय पर जो घटना हुई के लिए आप चर्चा कर रहे हैं कि उनके पिता ने किसी को धक्का दे दिया, अत्यंत गए, ये भी हमारे बात में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और कई बार कुछ ऐसे भी पत्रकार होते हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके की घटना हो जाती है। तो हमको तो सबको यही कहना चाहिए कि सामाजिक जीवन में है, हमको सुनना भी आना चाहिए। आपको पावर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, लोगों की पूरी बात सुनते हैं, कई बार निगेटिव सुनते हैं, लोग बुराई करते हैं, मुंह पे कैसे चले जाते हैं, फिर भी हम अपना अफसोस नहीं बता सकते, चाहे वो पत्रकार हो या सामाजिक। तो बड़ी चिंता का विषय है और हम लोग बड़ी संज्ञानता लेते हैं और आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो उसका ध्यान भी रखा जाना चाहिए। नागेंद्र सिंह जी, क्या लगता है कि लगातार वर्चस्व बना हुआ है, उस वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है और बार बार इसी परिवार के द्वारा ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं जो एक राजनीति के लिए भी चुनौती है और समाज के लिए भी चुनौती है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर भी और सार्वजनिक जीवन में जो लोग बने हुए हैं उसको लेकर भी एक चिंता का सबब बना हुआ है कि एक परंपरा बन जाएगी। जिस तरह से शुभेंदु जी डिबेट के प्रारंभ में सच को स्वीकार कर रहे थे, तो उनको इसी मंच के माध्यम से ये स्वीकार करना चाहिए कि ये सब होने के बावजूद भी इन लोगों की मजबूरी है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटा नहीं रहे हैं। अभी जो तटस्थ सज्जन पुरुष बैठे हैं रिजवी साहब, वो इस घटना के कानूनी पक्षों को लेकर और धाराओं को लेकर वर्णन कर रहे थे, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए ये कोई घटना नहीं थी, ये पूर्व नियोजित योजना के तहत एक आपराधिक कृत्य को कार्य रूप दिया गया था। और जब लखीमपुर जहां ये कार्यक्रम होने जा रहा था उससे कुछ दिन पूर्व वहां के पुलिस अधीक्षक ने ये स्वतः ही कहा था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा, लेकिन मुल्क के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 2 दिन पहले धमकी देकर जाते हैं। तो ये बड़ी पीड़ा का विषय है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग धमकी देते हैं, प्रशासनिक और न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसको ठेंगा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर से मुल्क के प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण और जो इस केस में अभियुक्त है वो उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इसीलिए ये सारा प्रिविलेज उनको मिला हुआ है। तो हम मांग करते हैं कि तत्काल केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ठीक है। रजा रिजवी जी, एक ही पिता पुत्र द्वारा बार बार पार्टी को भी चुनौती दी जा रही है, समाज को भी दी जा रही है, राजनीति को भी दी जा रही है, अपराध को भी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए नागेंद्र जी, बीजेपी के चश्मे से देख रहे हैं तो बीजेपी के चश्मे से मत देखिए, क्योंकि शुभेंदु शेखर अवस्थी कह चुके हैं ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है जो कहीं ना कहीं समाज को कलंकित करते हैं, लज्जित करते हैं, इस तरह का आचरण करते हैं। देखिए नागेंद्र जी, हमारे विपक्ष के नेता हैं, सपा के नेता हैं और
जानकार हैं और उनको जो उन्होंने बात कही है उनको यही बात कहना भी चाहिए। अगर ये नहीं कहते तो हमें लगता है ये विपक्ष के नेता नहीं है। विपक्ष के नेता की यही जिम्मेदारी होती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको पद से छोड़ देना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए, ये इनको कहना चाहिए। अगर ये नहीं कहेंगे तो इनकी नेतागिरी बहुत नहीं चमकेगी। इनको लोग कह देंगे तो सत्ता का आदमी बैठा है तो समाजवादी पार्टी का, लेकिन नागेंद्र जी सत्ता की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो नागेंद्र जी ने कहा है बात, उस 100% उनको वही कहना चाहिए और उन्होंने ठीक कहा है। विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से जो निभा रहे हैं वो, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अपराध होता है, जो अपराधी अपराध करता है, सजा उसी को मिलेगी। एक घर के अंदर अगर एक लड़का डकैती करता है, रात में जब दबिश पड़ती है तो घर में 12 लोग सोते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसी को पकड़ के लेके जाते हैं जो डकैती करता है, पूरे परिवार को नहीं पकड़ के लेके तो जाते। बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं परिवारों के ऊपर? फिर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं परिवारों के ऊपर? पत्थर तो एक ने फेंका है, परिवार ने थोड़ी फेंका है। भाई बुलडोजर का मामला ये है कि आप जो है अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, आपने नंबर 2 का पैसा कमाया है, आपने लोगों को चूसा है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपकी ईमानदारी का इस लेखा जोखा नहीं है। तो जब लूटे हो आम जनता का पैसा तो जाने दीजिए आम जनता के पास नंबर। अगर उनकी बैलेंस शीट मिल रही है, अगर उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट मिला के दे रहा है, इतना आय इतना संपत्ति बराबर है तो ठीक है। लेकिन आपकी आप हैसियत आपकी 1 करोड़ की है, आमदनी आपके पास 500 करोड़ का है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है? नहीं, वो 500 करोड़ वालों पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। बुलडोजर तो उन पे चल रहे हैं जो बिल्कुल झोंपड़े में रहते हैं। और आप कह रहे हैं ना परिवार का दोष नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। होनी चाहिए। अगर बुलडोजर अगर गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, बिल्कुल बेचारे लक्ष्मी भाई जिसका जो है वो। तो आपको लगता है कि अजय मिश्रा, टैनी और आशीष मिश्रा पूरी तरह निर्दोष हैं? लेकिन बुलडोजर की आपको बात बता दूं, नहीं, आपको क्या लगता है निर्दोष हैं? और वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं नहीं, पहले आप ये जवाब दीजिए। अजय मिश्रा, टैनी और आशीष मिश्रा जो कर रहे हैं ठीक है? बात आप सुन लीजिए। मैं 98 में हज करने गया था सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के अंदर लोग सड़क के ऊपर घड़ी की दुकान लगाए थे, सड़क के ऊपर चश्मे की दुकान लगाए थे। वहाँ की पुलिस आई और उसके साथ एक गाड़ी आई पीछे से, उसने घड़ी उठाया, फौरन चश्मे की दुकान को उठाया, ताले की दुकान को उठाया और उठाने के बाद सामने मशीन थी, उस मशीन में फेंका और बटन दबा दिया। करके पूरा जो है वो चश्मा पानी हो गया, ताला पानी हो गया। मैं हज करने के साथ खाने में बता रहा हूँ आपको। यहाँ क्या है, यहाँ सड़क पे दुकान लगाए हैं, अगर कोई आ गए नगर निगम वाले तो नेताजी का फोन आ गया, अरे भाई वो तो बहुत गरीब आदमी है, काहे कि उसको सता रहे हो भैया, सड़क पे लगता है। अरे भैया गरीब हो या किनारे लगा लो, पीछे आओ ना, आम आदमी को चलने की जगह दो। लेकिन वहाँ सऊदी अरब में किसी को फुर्सत ही नहीं कि जाके कहे, जब उसके सामने ही उसका सब पानी हो गया तो जाके क्या कहेगा। तो जो जगह देख रहा है, जो अतिक्रमण कर रहा है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हम कैसा अतिक्रमण कर रहे हैं। आज नहीं तो कल बुजुर्ग चलेगा। जहाँ बिल्डिंग करना 5 से 3 मंजिला, वहाँ 5 मंजिला आप जबरदस्ती बनाए हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि 2 मंजिला आपका गिरेगा, क्योंकि इस एरिया में 3 मंजिला ही पास है। ठीक है ऐसा। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि पिता पुत्र निर्दोष हैं आपकी नज़र में? अदालत में चल रहा है। अब अदालत में आशीष का, मोनू का मुकदमा चल रहा है। अदालत अपनी गुरदोष पर, और उनका जो आचरण है वो क्षमा योग्य है? देखिए आचरण जो है, हर आचरण के पर जो है वो चलिए, आप ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं। हालांकि प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, लेकिन आप जवाब दे नहीं पाए साफगोई से। समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, नगेंद्र सिंह जी, राजा रिजवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। लगातार राजनीतिक विरासत कटघरे में खड़ी हो जाती है जब इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मामले बदस्तूर जारी हैं और राजनीति है कि सुधरने का नाम नहीं लेती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।